મીન ટાઈમ આગળ વધીએ અને આપણા એક્સપર્ટ સાથેની ચર્ચા કરીએ. પહેલા આપણને જિંદલ સ્ટેનલેસ હિસાબના પરિણામો આવતા દેખાયા હતા, તો એના ઉપર વાત કરવા માટે કંપનીના ડિરેક્ટર विजय शर्मा अपनी साथ जोड़ा रहा है. शर्मा जी, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में. और सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह के हम आंकड़े देख रहे हैं, एक काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस होती हुई दिखी है. कौन से फैक्टर्स रहे और आगे जाके क्या इसी तरह के हम एलिवेटेड लेवल पे मार्जिन को भी हम एक्सपांड होते हुए देख पाएंगे? विक्रम जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए. रिजल्ट हमारे जो परिणाम हैं काफ़ी संतोषजनक हैं और प्रेरित भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं. इसके बहुत सारे रीज़न रहे हैं. वेव 2 के अंदर कुछ सेगमेंट में डेफिनेटली देयर वर सर्टेन चैलेंजेस, लेकिन जो ऐसी सेगमेंट्स रही जो इंडस्ट्रियल हैं, प्रोसेस हैं, रेलवेज हैं, वो तो स्टेबल थी. लेकिन Q1 के एंड तक आते आते जो कंज्यूमर फेसिंग सेगमेंट्स भी हैं, जैसे ऑटो है, पाइप एंड ट्यूब्स हैं और इवन हाउस होल्ड गुड्स वगैरह हैं, उन्होंने भी अच्छी रिकवरी की थी. एक तो इकोनॉमी की जो रिकवरी हुई, उसके साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी एजिलिटी के साथ डिमांड के साथ प्रोडक्शन को मैच करना, सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना, इवन द परचेजिंग को इम्प्रूव करना, कस्टमर सर्विस को, ऑटोमेशन पे, इन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे परिणाम को ला पाए. अगर हम आउटलुक की बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील का मैं दो आपको रीज़न देना चाहूँगा. एक तो स्टेनलेस स्टील जो है वो देश की इकोनॉमी के साथ चलती है 1 से 1.5 गुना के करीब. हम लोग बहुत अपबीट हैं कि हमारी इकोनॉमी देश की ठीक चलेगी. दूसरा, आज जो देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर और स्टेबल और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस. स्टेनलेस स्टील को अगर हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के हिसाब से नापें तो इससे बेहतर कोई मेटल नहीं है जो भी तरीके के हम लोग सॉल्यूशन चाह रहे हैं देश के लिए, जिसके साथ वो फिट बैठता है. हमें लगता है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव के साथ साथ ये स्टेनलेस स्टील ओवरऑल मार्केट ये अच्छा जाएगी और हम लोग भी और अच्छा कर पाएंगे. सर, एक चीज और समझना चाहेंगे. जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल आउटलुक में खास करके चाइना की तरफ से जिस तरह से हम प्रोडक्शन की खबरें आते हुए देख रहे थे, इसके चलते हुए भारत की जो पूरी स्टील इंडस्ट्री है उनको एक यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता हुआ दिख रहा है. और साथ साथ डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर भी ये बहुत बड़ा एक अपना डिमांड ओवरऑल चेंज होता हुआ दिख रहा है. तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी डिमांड यहाँ पे और साथ ही अगर हम देखें विदेशों में भी ज्यादा बनती हुई दिख रही है. तो इसके चलते हुए जिस तरह से हम मार्जिन को हम एक्सपांड होते हुए दिख रहे हैं, क्या ये आउटलुक और भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा या फिर इस बार जो हम मार्जिन में एक ग्रोथ देख रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत बेस इफेक्ट का भी हाथ रहा है? अच्छा सवाल किया है. जो आज की तारीख में ओवरऑल एक जो डिमांड बढ़ रही है और जो कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ है, एक तो ये पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी की जो रिकवरी हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो, साथ साथ चाइना के अंदर जो डिमांड, खासकर जो कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके चलते हुए ओवरऑल ये कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं ओवरऑल ही बढ़े हैं. ये सिर्फ स्टील या स्टेनलेस स्टील नहीं है. अगर मैं पिछले जुलाई से लेके इस जुलाई के एंड तक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जो एनर्जी के प्राइसेस हैं 182% हुए हैं. इवन तेल 150% हुआ है, ग्रेन 143 हुआ है, फर्टिलाइजर 171 हुआ है और मेटल भी बढ़े हैं. अगर मैं स्टेनलेस स्टील और स्टील से संबंधित बात करूं तो कार्बन स्टील का स्क्रैप है वो 93% बढ़ा है. स्टेनलेस स्टील का स्क्रैप जो है 56% बढ़ा है. डेफिनेटली यस, इसकी वजह से ओवरऑल डिमांड ज्यादा आई है. लेकिन इंडिया के अंदर जो स्टेनलेस स्टील बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, जिसमें हम सबसे बड़े हैं, इंडिया के अंदर कैपेसिटी काफी है, कैपेबिलिटी बहुत है. तो आज हमारे यहाँ पे जो इंपोर्ट का चैलेंज है वो खासकर चाइना और इंडोनेशिया का है, वो डंप का चैलेंज है. अदरवाइज इंडियन स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑलरेडी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है. हमें इंपोर्ट नहीं चाहिए. पर ऐसा लगता है कि ये जो डिमांड है अभी, क्योंकि बेस भी कम था और देश के अंदर इकोनॉमी की रिकवरी भी अच्छी हो रही है और ये अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर ये डिमांड डेफिनेटली आगे जाएगी. आपने प्राइस पॉइंट के ऊपर बात की. हमारा पर टन एबिटा पिछले तिमाही के अंदर काफी अच्छा है, लेकिन हमारी गाइडेंस ये बोलती है कि हम शायद 18,000 से 20,000 के करीब एक स्टेबल हम लोग इस एबिटा को अचीव कर पाएंगे. न्यूज रिपोर्ट्स हमने पढ़ी थी मर्जर होने की, उस दिशा में किस तरह से अपडेट है? कुछ डिटेल्स अगर शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के लिए. JSHL का मर्जर JSL में हो रहा है. इट इज अ पार्ट ऑफ ए मेगा मर्जर. बाकी अनाउंसमेंट्स तो JSL की तरफ से समय समय पे हो रही हैं. हमारा जो अप्रूवल BSE और NSE का है ये मार्च के अंदर हो गया था. हम लोग ऑन शेड्यूल हैं.
एनसीएलटी के अंदर एक बारी उनका हियरिंग हो चुकी है, दूसरी हियरिंग मिडल ऑफ अगस्त के अंदर है। ये सब कुछ बिल्कुल शेड्यूल पे है और ये H2 के अंदर ये मेगा मर्जर जो है ये हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और ये पूरी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। તો અત્યારે આપણે જિંદાલ સ્ટેનલેસ હિસાબના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરી રહ્યા હતા અને જે પ્રમાણે સારા આંકડા આવતા દેખાઈ રહ્યા છે અને ત્યારબાદના આઉટલુક આપણે અહીંયા સમજી રહ્યા હતા। ઓવરઓલ એમના જે મર્જર સમાચાર હતા ત્યારબાદ આપણે સ્ટોકની અંદર એક સારું સ્પાઇક પણ જોયું હતું, તો એ બાદના અત્યારે આપણને અપડેટ્સ પણ આવતા દેખાયા અહીંયા। તો એ સાથે જ આગળ વધીએ, આપણી સાથે જીઓજીત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના ગૌરાંગ